अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपको याद है, हमने लास्ट टाइम एल्गोरिथम्स के ऊपर बात की थी और हमने कहा कि एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं और एक को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर फोकस करेंगे। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या थे किसका है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि हमारे पास दो एल्गोरिथम है और हमने ये जज करना है कि उन दोनों एल्गोरिथम में से कौन सा बेहतर है। कौन सा बेहतर है इन टर्म ऑफ टाइम कि जो सबसे कम टाइम दे रहा होगा, और कौन सा बेहतर है इन टाइम ऑफ स्पेस कि वो कंप्यूटर के अंदर या रैम के अंदर वो कितनी कम जगह लेगा। तो कम्प्लेक्सिटी से मुराद ये है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है चीज़ समझने के लिए। तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर फोकस करेंगे और उससे हम कोई ना कोई टाइम निकालने की कोशिश करेंगे जो कि हम बताएंगे कि ये इतना टाइम किसी पर्टिकुलर मशीन के अंदर कोई एल्गोरिथम लेगा। अच्छा, अब हम एग्जैक्ट टाइम जो रनिंग टाइम है वो हमारे लिए फाइंड करना डिफिकल्ट है। उसकी मल्टीपल रीजन हैं जिसमें से कुछ रीजन यहाँ पे लिखी हैं। जिस तरह हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज हैं कि सम टाइम हार्डवेयर डिफरेंट हो सकता है जिसकी वजह से जो रनिंग टाइम है वो डिफरेंट आ सकता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, कोई विंडोज़ के ऊपर चला रहा है, कोई मैक के ऊपर चला रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास टाइम रनिंग टाइम जो है वो डिफरेंट आ सकता है। इसी की तरह ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है कि आप पहले रन कर रहे हैं, उसके बाद उसको चला के देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कितना टाइम ले रहा है। अच्छा, साथ साथ ये लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि किस लैंग्वेज के अंदर आप कौन सा एल्गोरिथम लिख रहे हैं, वो भी रनिंग टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं अपना जो है असर डाल रहा होता है। इसी तरह आप किस लैंग्वेज के किस टूल के ऊपर उसको काम कर रहे हैं, जिस तरह एग्जाम्पल लेते हैं जावा का कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह सी का कोई कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एक एल्गोरिथम जो जावा के अंदर भी लिखा है और सी के अंदर भी लिखा है तो वहाँ पे भी हमें रनिंग टाइम डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो हमने बेसिकली इस कोर्स के अंदर ऐसा रनिंग टाइम देखना है जो कि अगर हम एक पर्टिकुलर कोई भी एल्गोरिथम है उसको अगर हम जावा पे चलाएं, उसको हम सी पे चलाएं, उसको हम विंडोज पे चलाएं, उसको हम मैक पे चलाएं या किसी भी हार्डवेयर के ऊपर चलाएं, तो वो एक फिक्स टाइम ले रहा होगा। हमने वो टाइम जो है एल्गोरिथम्स के फाइंड करने और वही हमारी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, ये जो हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो हम एग्जैक्ट टाइम ऑफ कोर्स नहीं फाइंड कर सकते। हम कोई एक अप्रोक्सीमेट टाइम फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो कि हम तमाम कह सकते हैं मशीन्स के ऊपर ये इतना टाइम वो ले रहा होगा। हाँ, उसके बाद उसके ऊपर डिपेंडेंसीज वाला टाइम जो है वो आ सकता है कि नहीं। आपका एक एल्गोरिथम था, आपने उसकी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर ली, अब वो उसके ऊपर सी पे अगर आप उसको चलाते हैं तो उसका सी का जो भी टाइम होगा वो उसके अंदर ऐड होता चला जाएगा। तो हम एक जेनेरिक से एक टाइम फाइंड कर लेंगे जो कि हम कहेंगे कि इस एल्गोरिथम के लिए ये टाइम लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह हम चलाते हैं। फ्रेंड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक फिक्स टाइम के अंदर काम परफॉर्म कर देती हैं। अब जिस तरह की एग्जांपल लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस हमारी सिंपल इंस्ट्रक्शंस कहलाएंगी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तमाम ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सिंपल इंस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं। इसी के साथ साथ रिटर्न स्टेटमेंट भी हमारे पास सिंपल इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आएंगे। सिंपल इंस्ट्रक्शन के बाद ऐसी इंस्ट्रक्शन होंगी जो कि कांस्टेंट टाइम के अंदर होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, ये रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं, ये कांस्टेंट टाइम लेंगी। अब कांस्टेंट टाइम हम अपनी ज़बान के लिए समझ सकते हैं कि ये जितना भी काम होगा कंप्यूटर के अंदर, जितने भी हम कॉम्प्लेक्सिटीज आप फाइंड करने जा रहे हैं, वो काम सेकंड्स के अंदर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस जो है वो 1 सेकंड में हो रहा होगा, इसी तरह माइनस वो 1 सेकंड में हो रहा होगा, मल्टीप्लाई 1 सेकंड के अंदर होगा, डिवाइड 1 सेकंड के अंदर होगा। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं असाइन करने के लिए, वो भी 1 सेकंड के अंदर हो रहा होगा। इसी तरह जब रिटर्न की स्टेटमेंट चलेगी वो भी 1 सेकंड के अंदर होगी। ऑफ कोर्स कंप्यूटर के अंदर ये टाइम नैनो या मिली सेकंड्स के अंदर जा रहा होगा, लेकिन हम अपने समझने के लिए कह देंगे कि ये टाइम जो है वो सेकंड्स के अंदर है। तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस के अंदर सेकंड्स के अंदर हम एक कांस्टेंट सेकंड के अंदर हम जो है वो काम कर रहे होंगे। इसी तरह इफ एल्स स्टेटमेंट भी हमारे पास सिंपल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाएंगे, वो भी एक कांस्टेंट टाइम के अंदर हो रही होंगी। हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और उस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास लूप्स। तो अमूमन हम कोई भी कोड उठा के देख लें कंप्यूटर का, तो उसके अंदर हमें लूप्स नजर आएंगे और लूप्स के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमने इस कोर्स के अंदर इन लूप्स के ऊपर बात करनी होगी कि लूप्स का क्या किस तरह हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो लूप्स जो है वो सिंपल इंस्ट्रक्शन नहीं है, उसमें हम ये नहीं ले सकते कि यार इसने 1 सेकंड के अंदर काम किया, नहीं, उसको हमें पूरा का पूरा जो है वो आइटरेट करके उसको ड्राई रन करके जो है वो देखना पड़ेगा।
तो लूप्स एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हमारी होंगी। तो हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं कि सिंपल इंस्ट्रक्शन में हम किस तरह कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, अगेन वो दो नंबर को हमने ऐड करना है और उसकी इंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है a प्लस बी इक्वल्स है सी। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये एक इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने कहा कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये 1 सेकंड ले रहे होंगे। तो इसी तरह अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक प्लस वाला ऑपरेशन है और साथ ही एक असाइनमेंट वाला ऑपरेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर दो काम हो रहे हैं, प्लस और असाइन। तो हम अगर प्लस को 1 सेकंड देते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हमने 1 सेकंड दिया हो तो इसका मतलब ये है कि प्लस का 1 सेकंड प्लस ये जो असाइन कर रहे हैं इसको रिजल्ट उसका 1 सेकंड। तो इवेंचुअली हमारे पास ये 2 सेकंड्स के अंदर ये काम पूरा होगा। ऑफ कोर्स ये सेकंड्स पे नहीं होगा, ये सेकंड्स के भी नीचे जो है मिली सेकंड या नैनो सेकंड्स के अंदर कंप्यूटर कर रहा होगा, लेकिन हम अपने समझने के लिए कह रहे हैं कि ये 2 सेकंड्स के अंदर काम पूरा होगा क्योंकि इसके अंदर 2 ऑपरेशन इन्वॉल्व थे। इसी तरह अगर इसके अंदर 3 ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि यार ये 3 सेकंड्स के अंदर काम हो रहा है। तो अब समझने वाली बात ये है कि ये जो ऑपरेशन हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं जो कि हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं वो एक कांस्टेंट टाइम के अंदर काम करें, यानी 2 सेकंड के अंदर, जिस तरह इंस्ट्रक्शन में बताया कि इसने 2 सेकंड लिए कंप्यूटर में चलने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ये तो देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, साथ हम ये भी देखेंगे इसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे, यानी हम फ्रीक्वेंसी को भी देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी से मुराद कि ये स्टेटमेंट कंप्यूटर के अंदर या कोड के अंदर कितनी दफ़ा रिपीट हुई है। जिस तरह अगर मैं ये बात करता हूँ और सी का भी कोड है, उसी के कोड के अंदर ये स्टेटमेंट अगर हमने लिखी है तो ऑफकोर्स वो एक दफ़ा चल रही होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह जब हम लूप्स की बात करेंगे, लूप्स आपको पता है कि वो अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी। तो बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी प्लस ऑपरेशन मिल के कंबाइन हम क्या कह रहे कि वो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लूप्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड करते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशंस और साथ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करते हैं। तो आज के लिए जैसे ये कि सिंपल इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखनी थी।